नमस्कार साथियों, जीएलसी आईएएस के इस रामबाण बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 3 यानी कि एमपी ज्योग्राफी हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग। मध्य प्रदेश की नदियाँ शुरू करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि अपवाह तंत्र की मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र देख लेते हैं थोड़ा सा। अपवाह तंत्र एक बार शॉर्ट में समझाऊं तो जैसे कि ये एक मुख्य नदी है। इस नदी में छोटी छोटी नदियाँ आके मिल गई, जैसे कि मान लो ये गंगा नदी है, इसमें यमुना और वो बहुत सारी जो इसकी सहायक नदियाँ टोंस, सोन और ये सारी नदियाँ इसमें मिल गई। तो इनको मिलने के बाद जो पूरा भू क्षेत्र कवर हो रहा है वही जो कहलाएगा गंगा नदी का अपवाह तंत्र, है ना। तो मध्य प्रदेश में ऐसे दो अपवाह तंत्र देखे जा सकते हैं। एक ऐसा जो अरब सागर, वो नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है, और कुछ नदियाँ वो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में आती है नर्मदा, ताप्ती और माही। मतलब ये नदियाँ ही नहीं, ये पूरा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की बात हो रही है यहाँ पर, कि पूरा ये जो अपवाह तंत्र है नर्मदा का वो पूरा अरब सागर में जाएगा। और इधर बात करें तो गंगा नदी, गोदावरी नदी और महानदी। अब तीनों ही नदियाँ एमपी में नहीं बहती है, लेकिन हम यहाँ नदियों की बात नहीं कर रहे, हम अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि गंगा के अपवाह तंत्र में आती है टोंस या सोन, तो वो नदियाँ गंगा के अपवाह तंत्र में आती है और ये जाके कहाँ मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये तो शॉर्ट में हमने देखा एमपी का अपवाह तंत्र। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो यहाँ थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं इसको नदियों का मायका? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लगभग 243 नदियाँ जो है छोटी बड़ी सभी को मिलाकर उनका उद्गम मध्य प्रदेश से माना जाता है, इसलिए हम मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। फिर नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं? जैसे कि आपने जब भी कोई सभ्यता पढ़ी होगी तो उसकी एक पर्टिकुलर नदी पढ़ी होगी कि ये सभ्यता इस नदी के किनारे डेवलप हुई। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। जैसे मिस्र की सभ्यता है तो नील नदी के किनारे विकसित हुई। तो कोई भी सभ्यता है वो नदी के किनारे विकसित होती है, इसलिए नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। फिर मध्य प्रदेश में अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां मतलब देखो, चूंकि क्या एक अपना प्रायद्वीपी भारत, जो दक्कन का पठार है वो प्रायद्वीपी भारत के अंतर्गत आता है ना। और एक बात हम देखें तो जो प्रायद्वीपी नदियां होती है उसमें मौसम के अनुसार बहती है। जैसे कि जब मानसून आता है तो बारिश होती है तो नदियाँ अच्छे से बहती रहती है, लेकिन जब मानसून खत्म हो जाता है तो नदियाँ धीरे धीरे सूखने लग जाती है। तो जो मौसम के अनुसार नदियाँ प्रवाहित होती है वो होती है प्रायद्वीपी नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियाँ कैसी है? प्रायद्वीपी प्रकार की नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियाँ मेकल श्रेणी से निकलती है, इसलिए इसे वाटर शेड के नाम से जाना जाता है। तो मेकल पर्वत श्रृंखला, कल जब हमने पर्वत पढ़े थे तो उसमें देखा था कि कहाँ है मेकल पर्वत श्रृंखला। तो इस जगह देखा था कि यहाँ पर मेकल पर्वत श्रृंखला है, और माना जाता है कि मेकल पर्वत श्रृंखला से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वाटर शेड। तो ध्यान रखना है, वाटर शेड किसे कहते हैं? वाटर शेड मेकल पर्वत श्रृंखला को कहते हैं। अब आते हैं, हम एक एक करके सारी नदियों को डीप से पढ़ेंगे। तो पहली नदी हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी, है ना। पहली हम पढ़ने वाले हैं नर्मदा नदी। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ कहाँ बहती है। तो ये देखो, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और ये जगह कौन सी है? ये है अमरकंटक, है ना। ये अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और ये बहती है। ये देखो बहती हुई ये इतने सारे होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, और फिर ये गुजरात में जाके और फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। तो इतना पूरा एरिया नर्मदा नदी कवर करती है। और गुजरात, यहाँ देखो ये थोड़ा सा गुजरात में, और थोड़ा सा हल्का सा जो है थोड़ा बहुत 2-2.5 किलोमीटर महाराष्ट्र में भी फ्लो होती है। तो कितने राज्यों में नर्मदा नदी का फ्लो है? तो उसमें देखेंगे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में नर्मदा नदी बहती है। अब
यहाँ देखते नर्मदा नदी से संबंधित फैक्ट। तो उद्गम अमरकंटक से माना जाता है ना। और पर्वत आ जाए तो मेकल पर्वत श्रृंखला से। समापन कहाँ होता है इसका? खंबात की खाड़ी में समापन होता है। और खंबात की खाड़ी जो है अरब सागर के अंदर ही आती है। उपनाम मेकल सूता, रेवा, इनको ऋग्वेद में रेवा के नाम से जाना गया है ना। और सोमोद, भदवा, शंकरी, इन सभी नामों से नर्मदा नदी को जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो भारत की नहीं, एमपी की, हाँ भारत की भी बोल सकते हैं क्योंकि बीचों बीच से बहती है। तो भारत की हृदय रेखा भी नर्मदा नदी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है मध्य भारत जो है, भारत के बीच से ही नर्मदा नदी निकलती है इस तरह से, है ना। जैसे कि ये भारत है ना, और यहाँ से ये नर्मदा नदी का उद्गम हो रहा है इस तरह से, तो इसको भारत की हृदय रेखा भी कहते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश के कितने सारे जिलों को नर्मदा नदी ने कवर किया है ना। तो इतने सारे जिलों को ये अपना जीवन मतलब जल प्रदान करती हैं और सिंचाई के लिए इतना पानी वगैरह, तो इसलिए इनको क्या है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। मध्य प्रदेश की गंगा स्वच्छता के आधार पर, तो स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहते हैं। जबकि अगर प्रदूषण के आधार पर पूछा जाए कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा, तो वो कहेंगे बेतवा नदी को, है ना। इसका फ्लो किधर होता है? पूर्व से पश्चिम। हमने देखा इधर से उद्गम होता है, इधर आती, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है नर्मदा नदी का फ्लो है। सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो टोटल 41 जो है, कितनी? 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा की, है ना, जिसमें से बाईं ओर से 22 नदियां मिलती है और दाईं ओर से 19 नदियां मिलती है। तो कुल सहायक नदियां 41, ब से बाईं और ब से 22। भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, ब से बाईं, ब से 22, 22 सहायक नदियां बाईं ओर से मिलती है, जबकि 19 सहायक नदियां दाईं ओर से मिलती है। और सहायक नदियों के नाम हम देखें तो जैसे कि हथनी, हिरण, है ना, दूधी, शक्कर, तवा, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं नर्मदा की। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से ये प्रवाहित होती है। कितने जिले? टोटल 15 जिलों को नर्मदा नदी कवर करती, इतने जिलों से नर्मदा नदी बहती है। और ये कैसे बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है ना। मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है? तो एस्चुरी यानी जब नदी भ्रंश घाटी में बह रही है तो उनका ढाल जो है, थोड़ा जो तटीय क्षेत्र है, नदियों का ढाल थोड़ा नीचे रहता है, जहाँ ये समुद्र से मिलने वाली उस समुद्र से थोड़ा नीचे रहता है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पानी, नदियों का पानी समुद्र में नहीं जा रहा है, तट का पानी जो है नदी के अंदर आ रहा है, तो उसे ही कहते हैं एस्चुरी। तो नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। तटीय नगर यानी कि कौन कौन से नगर इसके किनारे स्थित हैं? तो जबलपुर, मंडला, हंडिया, होशंगाबाद, महेश्वर, ये सभी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सहायक नदियों की अगर बात करें तो कौन कौन सी नदियां सहायक नदियां हैं? हथनी, हिरण, तवा, दूधी, शक्कर, बरना, ये सभी जो है नर्मदा की सहायक नदियां हैं। जलप्रपात, अब यहाँ के प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं नर्मदा नदी के। तो प्रमुख जलप्रपात में आता है भेड़ाघाट। देखो इसको थोड़ा मैप में देखते हैं, सिक्वेंशियली देखते हैं। है ना, ये देख लेते हैं हम, यहाँ से नर्मदा नदी को गुजार लेते हैं। ये अमरकंटक, यहाँ से नर्मदा नदी बही। अब यहाँ देखो सबसे पहले जो है अमरकंटक आता है यहाँ पर। तो अमरकंटक में 2 जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। कौन कौन से? तो एक बनाती है कपिल धारा और एक बनाती है दुग्ध धारा। तो कपिल धारा और दुग्ध धारा ये दोनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनते हैं अमरकंटक में। इसके बाद आते हैं जबलपुर पे। तो जबलपुर में ये बनाती है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार, है ना।
तो इसके बाद देखो, सबसे पहले अमरकंटक में कपिल धारा और दुग्ध धारा बनाया। उसके बाद जबलपुर में इन्होंने बनाया धुआंधार जलप्रपात या भेड़ाघाट, जहाँ पर ये है धुआंधार। इसके बाद हम आते हैं तो खंडवा, है ना, खंडवा में ये बनाती है मंदार जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात। खंडवा में भी 2 जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी, एक मंदार जलप्रपात और एक दर्दी जलप्रपात। इसके बाद खरगोन, तो खरगोन में ये बनाती है सहस्त्रधारा जलप्रपात, है ना। खरगोन में कौन सा जलप्रपात? सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है। तो ये सारे जलप्रपात जो है नर्मदा नदी के। इसके बाद परियोजनाएं देखिए कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं नर्मदा नदी पर। तो पहली इंदिरा सागर परियोजना, ये कहाँ पर है? ये पुनासा खंडवा, खंडवा के अंदर भी एक जगह है पुनासा, पुनासा खंडवा में है इंदिरा सागर परियोजना, और ये नर्मदा नदी की परियोजना है। फिर आती है अवंती सागर परियोजना, ये कहाँ पर है अवंती सागर? जबलपुर में। और अवंती सागर परियोजना को ही बरगी परियोजना भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बरगी परियोजना किसे कहते हैं? अवंती सागर को ही कहते हैं, और ये जबलपुर में है। फिर सरदार सरोवर परियोजना, है ना, ये नर्मदा नदी पर ही है, लेकिन कहाँ पर है? गुजरात में, ना, गुजरात में। सरदार सरोवर डैम गुजरात में। तो ये मुख्य परियोजनाएं हैं नर्मदा नदी की। इसके बारे में कुछ अदर फैक्ट देखें नर्मदा नदी से संबंधित, तो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, है ना, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन हुआ था 1980 में, और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था 1985 में। देखो, पहले नियंत्रण करते हैं किसी भी जगह का, उसके बाद उसका डेवलपमेंट करते। तो पहले नियंत्रण बना 1980 में, फिर विकास प्राधिकरण बना 1985 में। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किया, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा नदी को भी हमारी तरह एक जीवित इकाई घोषित कर दिया है। कब से? 2017 में। एमपी की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है ये, है ना, क्योंकि हमने देखा ना मध्य प्रदेश के 15 जिलों से नर्मदा नदी गुजर रही है। तो कितने जिलों को जीवन दान दे रही है एक तरह से, इतना जल अर्पण करके। तो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, क्योंकि जो वहाँ जो है मध्य प्रदेश कृषि प्रधान है राज्य है, और इतने जिलों में ये कृषि के लिए सिंचाई जैसी व्यवस्था प्रदान कर रही है, तो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है ये। इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू हुआ था। ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नमामि देवी नर्मदे, ये एक यात्रा है नर्मदा नदी की यात्रा। तो नमामि देवी नर्मदे यात्रा 2016 मतलब 11 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी, जो 15 मई 2017 को खत्म हुई, है ना। तो नमामि देवी नर्मदे यात्रा। उसके बाद नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो ओवरऑल इसकी लंबाई देखें तो 13-12 किलोमीटर है, जबकि सिर्फ मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई देखें तो 1077 किलोमीटर। सिर्फ एमपी में लंबाई है 1077 किलोमीटर, और पूरे जो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र पूरी लंबाई मिला ले तो वो है 13-12 किलोमीटर। नर्मदा नदी का प्रवाह एमपी में, तो एमपी में नर्मदा नदी जो है, जो नर्मदा नदी का 89.9% हिस्सा है वो एमपी में बहता है, 6.5% हिस्सा गुजरात में बहता है, और 2.7% हिस्सा महाराष्ट्र में बहता है। इसके बाद नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी व भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है ना। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी पूछ ले तो वो है नर्मदा नदी। और अगर ओवरऑल भारत में देखें कि भारत में जो नदियां, भारत से उद्गम होने वाली जो नदियां हैं, उनमें अगर हम लंबाई देखें तो उसमें नर्मदा की लंबाई आती है 5वें नंबर पर। तो ये होता है नर्मदा नदी के बारे में पूरा कंप्लीट। लगभग सारे फैक्ट मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश करी है। इसके बाद हम देखते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी, है ना। तो चंबल नदी को अगर मैं थोड़ा मैप में आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये चंबल नदी इस जगह आता है इंदौर,
है ना। इंदौर में एक पहाड़ी है जानापाऊ पहाड़ी, है ना। जानापाऊ पहाड़ी इंदौर से ये नदी का उद्गम होता है। तो ये इधर मंदसौर, रतलाम, नीमच होते हुए फिर ये राजस्थान में चली जाती है। और राजस्थान में जाने के बाद ये देखो, अब नदियों को थोड़ी पता है कि मध्य प्रदेश कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, उनको तो जहाँ बहाव मिलेगा वहीं बहेगी। तो ये एमपी से राजस्थान में इंटर हो जाती है। राजस्थान में इंटर होने के बाद वापस ये एमपी में आ जाती है। ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर यहाँ पर, है ना। अब यहाँ से फिर ये इधर चली जाती है। अब इधर तो यूपी आ जाता है और यहाँ पर आई हुई होती है यमुना नदी, है ना। तो यमुना नदी में मिल जाती है ये चंबल नदी। तो ध्यान रखिएगा, इंदौर से इसका उद्गम हुआ, ये बहती 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 यहाँ राजस्थान में इंटर हो गई, फिर वापिस ये एमपी में आ गई, फिर ये यूपी में चली गई और यूपी में यमुना नदी से ये मिल गई और यमुना नदी में शामिल हो गई। तो उद्गम देख लीजिए, नर्मदा नदी का उद्गम होता है वांचू पॉइंट, जानापाऊ, इंदौर से, और समापन होता है इनका इटावा, यूपी में, यमुना नदी में। पौराणिक नाम मतलब पुराने नाम क्या क्या है चंबल नदी के? तो चर्मावती, पूर्णा, धर्मावती, कामधेनु, कीर्ति, इन सभी नामों से चंबल नदी को जाना जाता है। चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जलप्रपात की बात करें तो चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात हैं पाताल पानी, जो कहाँ पर आता है? इंदौर में। फिर आता है जाड़ीदाहा जलप्रपात, ये भी इंदौर में है। और तीसरा आता है चूलिया जलप्रपात, ये राजस्थान में है। तो टोटल 3 जलप्रपात है चंबल नदी के मुख्य रूप से, पाताल पानी और जाड़ीदाहा दोनों इंदौर में और चूलिया जलप्रपात ये राजस्थान में है। इसके बाद यहाँ के प्रमुख बांध, है ना, कौन कौन से डैम जो है नर्मदा नदी पर चंबल नदी पर बने हुए हैं। तो पहला है गांधी सागर, है ना। अब ये देख लो, यहाँ पर ये यहाँ से चंबल नदी निकली, ये यहाँ से राजस्थान और इधर चली गई, है ना, और ये ऐसे चली गई। ठीक है। अब पहला डैम बनता है गांधी सागर डैम। तो ये गांधी सागर डैम चंबल नदी में कहाँ पर बनता है? मंदसौर में बनता है। तो यहाँ पर आता है मंदसौर, तो इस जगह है गांधी सागर डैम, है ना। गांधी सागर डैम कहाँ पर? मंदसौर में। फिर दूसरा बनाती है ये राणा प्रताप सागर डैम। तो राणा प्रताप सागर कहाँ बनता है? इस जगह आता है चित्तौड़, तो यहाँ पर चित्तौड़ में बनाती है राणा प्रताप सागर डैम, यहाँ पर है। इसके बाद आता है जवाहर सागर डैम। तो राजस्थान में कोटा नाम की जगह है, तो वहाँ कोटा में जो डैम है वो है जवाहर सागर डैम, और कोटा में ही एक कोटा बैराज भी बना हुआ है। तो टोटल 4 डैम जो हैं वो चंबल नदी पर बने हुए हैं। सबसे पहला गांधी सागर जो मंदसौर में है, फिर राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़ राजस्थान में है, फिर जवाहर सागर जो कोटा राजस्थान में है, और कोटा बैराज ये भी कोटा राजस्थान में है। इसके बाद अगर इसके सहायक नदियां की बात करें कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं चंबल की, तो सबसे पहले आएगी काली सिंध, शिप्रा, सिंध और पार्वती। ये सारी नदियां चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। और वो अपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हैं। तो क्योंकि देखो आप सभी जानते हैं कि हम अगर तैयारी करते हैं इतनी ज़ोरों शोरों से, धूमधाम से एमपीपीएससी की, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। तो एमपीपीएससी आप लोगों को जो जीएलसी आईएएस है वो एमपीपीएससी के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज आप लोगों को अवेलेबल कराता है। आप जाइए, डेमो टेस्ट देखिए, अच्छी लगे तो आप ज़रूर टेस्ट लगाइए इसके। अब तटीय नगर की बात करें चंबल नदी के, तो मतलब तटीय नगर मतलब कौन कौन से नगर जो है चंबल नदी के किनारे आते हैं, तो उसमें आता है रतलाम, महू और श्योपुर। ये तीनों नगर चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद अगर चंबल नदी के अन्य तथ्य देखें, कुछ प्रमुख तथ्य जिनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और अभी भी आने की संभावनाएं हैं, तो उसमें है देखो, चंबल नदी गहरे गड्ढों का निर्माण करती है जिसे बीहड़ कहते हैं। चंबल नदी जब प्रवाहित होती है तो वहाँ पर बहुत अपर्दन बहुत ज़्यादा करती है, और अपर्दन होने के कारण वहाँ गहरे गड्ढे बन जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। और ये जो है मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर इस वाले एरिया में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला तो वो है मुरैना,
देखो नर्मदा नदी बहुत ज़्यादा अपर्दन करती है और उनमें भी जिस जिले में सबसे ज़्यादा अपर्दन होता है वो कौन सा जिला है? मुरैना। पश्चिमी मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं चंबल नदी को। तो पश्चिमी एमपी बना लो, ये बना लिया एमपी। अब एमपी का पश्चिमी पोर्शन कौन सा है? ये वाला, और यहीं से नर्मदा नदी निकलती है ये। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? वो कहते हैं चंबल नदी को। ठीक है, तो ये चंबल नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो नर्मदा नदी, चंबल नदी कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं सोन नदी के ऊपर। तो सोन नदी में देखिए उद्गम, भाई हमने देखा था ना वाटरशेड, किसे कहते हैं वाटरशेड? मेकल श्रेणी को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। तो ठीक सोन नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? मेकल श्रेणी से होता है। ये हमने बना लिया एमपी को। ठीक है, अब यहाँ पर है मेकल श्रेणी, इस जगह आता है अमरकंटक और यहाँ से उद्गम होता है सोन नदी का, है ना। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। मेकल पर्वत अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है। समापन कहाँ होता है? तो गंगा नदी में इनका समापन होता है और बिहार में। ये यहाँ से निकलती है और इधर ये बिहार, इधर बिहार आता है, वहाँ पर गंगा नदी बहती है, ये गंगा नदी। तो बिहार में गंगा नदी में जाकर सोन नदी मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, देखो मध्य प्रदेश की मैक्सिमम नदियाँ ऊपर यमुना में मिलती है, लेकिन सोन नदी और टोंस नदी ये दोनों नदियाँ ऐसी है जो गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो इन दोनों का थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद इनकी लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर, है ना। और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है ये। देखो सबसे लंबी नदी एमपी की नर्मदा, सेकंड चंबल और थर्ड आ जाएगी सोन। अन्य नाम तो इन्हें स्वर्ण नदी कहते हैं, हिरण्यबाहो कहते हैं, सुभागदी और नंद, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है। और जो सुभागदी नाम है सोन नदी का, ये रामायण में लिखा गया है। रामायण में सोन नदी को सुभागदी कहा गया है। फिर सहायक नदियों की बात करें तो जोहिला, गोप, कन्हर, रिहंद, ये सभी सोन नदी की सहायक नदियां हैं। परियोजना की बात करें तो बाणसागर परियोजना, है ना। बाणसागर परियोजना कौन सी नदी पर है? ये सोन नदी पर है। और इस परियोजना के अंतर्गत जो बांध बनाया गया है वो शहडोल में बनाया गया है ना। तो सोन नदी पर बाणसागर परियोजना है और उसके अंतर्गत जो डैम बना है एमपी के अंदर वो शहडोल में है, देवलोंद शहडोल। फिर गंगा नदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है ये। ऐसे गंगा में तो बहुत सारी सहायक नदियां मिलती है, खूब बहुत सारी सहायक नदियां हैं मिलने वाली, लेकिन जो मैक्सिमम जो जैसे कि यमुना है, हम बोलते हैं ना पूरे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। और किसकी है? वो गंगा की सहायक है। लेकिन वो मिलती कैसे? जैसे कि ये गंगा नदी है तो ऊपर से मिलती है यमुना नदी, लेकिन दक्षिण की ओर से जो सबसे लंबी सहायक नदी गंगा से मिलती है वो है सोन नदी। इसके बाद एमपी की तीसरी सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, ध्यान रखना, ये अपना अमरकंटक, यहाँ से निकल गई सोन, ऊपर गई, यहाँ गंगा नदी बह रही थी तो इन्होंने कहा चलो गंगा में मिल जाते, गंगा में मिल गई। चलो, तो ये हुआ सोन नदी के बारे में। अब आते हैं ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी बना लेते हैं। कहाँ से होता है ताप्ती नदी का उद्गम? तो यहाँ पर है बैतुल, है ना, बैतुल। और बैतुल में भी कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मुल्ताई की पहाड़ियाँ। ध्यान रखना, मुल्ताई पहाड़ियाँ कहाँ पर है? या मुल्ताई एक स्थान है वो बैतुल में। यहाँ से निकलती है ताप्ती नदी। ये यहाँ से निकली ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी बहती है, यहाँ इधर गुजरात आ जाता है इस जगह, है ना, इस तरह से यहाँ से ये ताप्ती नदी बहती रहती है और इस जगह आके ड्रेन हो जाती है और यहाँ पर आती है खंबात की खाड़ी, है ना। तो उद्गम होता है बैतुल नदी का ताप्ती नदी का कहाँ से? मुल्ताई बैतुल से। फिर ये बहती है बहती है बहती है, गुजरात में आती है, गुजरात के बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, सेम नर्मदा की तरह, है ना। नर्मदा भी यहाँ से निकली थी, बहती 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 इधर गुजरात में आई और खंबात की खाड़ी में गिर गई। नर्मदा भी भ्रंश घाटी में बह रही थी और नर्मदा भी एस्चुरी बना रही थी। और सेम जो फीचर्स हैं वो है ताप्ती नदी के।
ये भी निकलती है, बहती है, गुजरात में आती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ये भी ब्रज घाटी में बहती है और ये भी एस्चुरी बनाती है ना। इसके बाद हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई है इसकी 725 किलोमीटर। अन्य नाम मतलब किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है, तो सूर्यपुत्री, पयोष्णी और सूरसुता। ध्यान रखेंगे, सूर्यपुत्री, पयोष्णी और सूर्यसुता ये सभी किसके नाम हैं, तो ये ताप्ती नदी के नाम है। सहायक नदियां कौन सी है इसकी, तो गिरना, पूर्णा, शिवा। गिरना, पूर्णा, शिवा ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं, ताप्ती की। गिरना, पूर्णा, शिवा। परियोजना की बात करें तो परियोजना में देखो उकाई परियोजना और काकड़पारा परियोजना। ताप्ती नदी पर कौन सी दो मुख्य परियोजनाएं हैं, एक उकाई परियोजना है और एक काकड़पारा परियोजना है, और दोनों ही एमपी में नहीं है ना। दोनों कहाँ पर है, गुजरात में है। ध्यान रखना है, उकाई और काकड़पारा दोनों कहाँ पर है, गुजरात में है, लेकिन ये ताप्ती नदी पर है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तटीय नगर, कौन कौन से नगर है जो इसके किनारे बसे हुए हैं, तो उसमें आता है नेपानगर, बुरहानपुर और सूरत। सूरत गुजरात का है, एमपी का नहीं है, लेकिन है तो है इसके किनारे, तो पढ़ेंगे। तो नेपानगर कहाँ आता है, बुरहानपुर में ही आता है, और बुरहानपुर और सूरत ये सभी ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। एमपी व महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, ये बिल्कुल बनाएगी। अभी हमने देखा ना मैप में, ये यहां से निकल रही है, नीचे महाराष्ट्र है, तो कुछ इस तरह से ताप्ती नदी बहती है ये, तो एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर बना रही है। तो एमपी महाराष्ट्र की सीमा कौन सी नदी बनाती है, ताप्ती नदी, और जैसा मैंने कहा ये एस्चुरी का निर्माण भी करती है। अब आते हैं बेतवा नदी पर। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कुमरागांव, रायसेन से। अब देखो, नदियां पढ़ रहे हो और एमपीपीएससी के स्टूडेंट हो, तो मैप बनाना तो आपकी हैबिट में होना ही चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको मैप नहीं बनाना है, लेकिन मेंस में तो बनाना है ना। तो बाय मैप चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें, जिसकी यहाँ आता है लगभग रायसेन, ये कुमरागांव, रायसेन, यहाँ से उद्गम होता है बेतवा नदी का। तो ये बेतवा नदी फ्लो होती है, ये यहाँ किस में चली जाती है, यूपी आ गया इस जगह। अब ये यूपी में जाती है, वापिस ये एमपी में आ जाती है, ये या निवाड़ी, ओरछा, टीकमगढ़ वाला एरिया, फिर यहाँ से वापिस ये ऊपर चली जाती है और यहाँ मिलती है इसको यमुना नदी, तो यमुना नदी में ये मिल जाती है ना। तो कुमरागांव रायसेन से उद्गम हुआ, बहती 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 है थोड़ा ऊपर सागर वगैरह से, फिर ये यूपी में चली गई, यूपी के बाद वापस एमपी में आ गई, एमपी के बाद वापस यूपी में यमुना नदी में ये मिल गई। ठीक है, तो उद्गम कुमरागांव रायसेन में और समापन यमुना नदी में। लंबाई कितनी है इनकी, 540 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियाँ इसकी बीना, धसान, जामनी, हलाली, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अन्य नाम इसका वेत्रवती के नाम से भी बेतवा को जाना जाता है। देखो, च से चंबल, च से चरमावती, तो चरमावती चंबल को कहते हैं, और ब से बेतवा, ब से बेत्रवती, तो वेत्रवती या बेत्रवती ये बेतवा को कहते हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो सम्राट अशोक सागर परियोजना है ना, इसी को कहते हैं हलाली परियोजना भी कहते हैं, है ना। ध्यान रखेंगे, सम्राट अशोक सागर परियोजना का अन्य नाम क्या है, हलाली परियोजना, और ये कौन सी नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। और हलाली परियोजना इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि बेतवा की एक सहायक नदी है हलाली, और ये हलाली नदी पर स्थित है, तो बेतवा भी कह देते हैं, हलाली भी कह देते हैं, तो इसका नाम हलाली परियोजना भी है, सम्राट अशोक सागर भी है। और इस पर जो डैम बना है इस परियोजना के लिए, वो कहाँ बना है, विदिशा में बना हुआ है। इसके अलावा एक परियोजना और है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना, ये माता टीला परियोजना का जो डैम बना है वो यूपी में बना है ना। जो ये परियोजना है इसका जो लाभ मिलता है वो एमपी यूपी दोनों को मिलता है, परंतु इसके अंतर्गत जो डैम बना है वो यूपी में बना हुआ है। और माता टीला परियोजना को दो अन्य नामों से और जाना जाता है। कौन से नाम, एक तो राजघाट और एक लक्ष्मीबाई परियोजना, तो ये इसी के नाम है, कोई अलग से नहीं है। ध्यान रखना है, माता टीला परियोजना, राजघाट,
या लक्ष्मीबाई परियोजना, ये तीनों एक ही परियोजना के नाम हैं और इसके अंतर्गत जो डैम है वो यूपी में बना हुआ है। और दो परियोजना, एक अशोक सागर परियोजना जो विदिशा में आ जाएगी। अब इसके तटीय नगर कि कौन कौन से नगर इसके किनारे बसे हुए हैं, तो देखो सांची, ओरछा, विदिशा। सांची कहाँ आता है? रायसेन में। ओरछा कहाँ आता है? निवाड़ी में। और विदिशा, ये तीनों बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि बुंदेलखंड हमने देखा ना मैप में, बुंदेलखंड कहाँ आता है ना। तो ये देखो बुंदेलखंड, ये वाला जो पूरा एरिया है ये क्या कहलाता है? बुंदेलखंड। और बेतवा नदी को भी आप देखोगे तो कहीं यहीं कहीं बह रही है। ये देखो यहाँ से निकलती है बेतवा नदी, ये है ना, इसे ये यहाँ से ये चली जाती है। तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं बेतवा नदी को। इसके बाद एमपी की गंगा। अभी आप सोचोगे कि एमपी की गंगा तो हमने नर्मदा को पढ़ा था। तो एमपी की गंगा दो आधार पर, स्वच्छता के आधार पर पूछेंगे तो नर्मदा नदी, और प्रदूषण के आधार पर एमपी की गंगा पूछा जाएगा तो वो है बेतवा नदी। दोनों ध्यान रखेंगे। स्वच्छ प्रदूषण के आधार पर एमपी की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा नदी को कहते हैं। और हमने देखा कि घाट होते हैं, नदियों के किनारे घाट होते हैं बहुत सारे। तो इसी प्रकार से कंचन घाट है। तो कंचन घाट कहाँ पर है? ये ओरछा में है। और ओरछा में जो ये कंचन घाट है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। आइसलैंड ऑफ बेतवा किसे कहते हैं? तो आइसलैंड ऑफ बेतवा कहते हैं देवगढ़ को। आपने पढ़ा होगा एक मंदिर, दशावतार मंदिर, कहाँ आता है ये और किस समय का है? तो ये गुप्तकालीन मंदिर है, दशावतार मंदिर, जो यूपी में है। और यूपी में कहाँ पर है? ये देवगढ़ में। तो ये देवगढ़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और देवगढ़ को क्या कहते हैं? आइसलैंड ऑफ बेतवा कहते हैं। तो ये बेतवा नदी हमारी कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे तवा नदी। तवा नदी में देखिए, तवा नदी का उद्गम देखो, तवा नदी का उद्गम होता है महादेव पर्वत होशंगाबाद से। और होशंगाबाद आता है लगभग इस जगह, है ना, यहीं से तवा नदी बस होशंगाबाद में ही बहती है ना। उद्गम होशंगाबाद में होता है और इसका जीवन चक्र भी होशंगाबाद में ही खत्म हो जाता है। और ये सहायक नदी है किसकी? नर्मदा की सहायक नदी है। तो इसलिए कहाँ मिल जाती है? ये नर्मदा नदी में ही मिल जाती है। और नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है ये तवा नदी। अब इस पर कुछ जलप्रपात है मुख्य। उन जलप्रपात के नाम देख लो, डचेस जलप्रपात, बी फॉल, अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, जमुना जलप्रपात। ये सभी जलप्रपात कहाँ पर है? होशंगाबाद के अंदर ही है। और कहाँ, कौन सी नदी पर है? तवा नदी पर। अब नर्मदा व तवा ये दोनों जहाँ मिलती है, क्योंकि मैंने ये कहा कि तवा नदी नर्मदा की सहायक है, यानी कि वो नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का संगम हो रहा होगा। तो जहां पर नर्मदा और तवा का संगम होता है वहां मंदार जलप्रपात बनता है। कौन सा? मंदार जलप्रपात बनता है नर्मदा और तवा के संगम पर। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है तवा नदी। इसके बाद देखें तो एमपी का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तवा नदी पर बना हुआ है ना। और एमपी का सबसे लंबा सड़क पुल किस पर बना हुआ है? वो भी तवा नदी पर बना हुआ है। तो एमपी का सबसे लंबा सड़क नदी पुल तवा नदी पर। इसके बाद आते हैं शिप्रा नदी के बारे में। आप सभी अच्छे से महाकाल की नगरी शिप्रा नदी के बारे में तो जानते ही होंगे, काफ़ी नाम भी सुना होगा, तो आज पढ़ भी लेते हैं। शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हाँ, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, लेकिन शिप्रा नदी का उद्गम उज्जैन से नहीं होता है। इसका उद्गम होता है काकरबर्डी पहाड़ी, इंदौर से। कहाँ से होता है? इंदौर से उद्गम होता है शिप्रा नदी का। ठीक है। और समापन कहाँ होता है इसका? चंबल नदी में इसका समापन हो जाता है। यानी कि शिप्रा किसकी सहायक है? शिप्रा चंबल नदी की सहायक है। इसके अन्य नाम देखे तो कहते हैं इसे पूर्ण सलीला, पाप हरणी, मोक्षदायिनी, अमृत संभवा, कनक श्रृंगा, ज्वर हरणी, ये सभी इसके अन्य नाम हैं।
तो देखो जैसे ये शिप्रा नदी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम महाकाल नगरी और कितना पवित्र पवित्र चीजें आ जाती है, उसी प्रकार से इसके नाम है, जैसे कि नाम से आपको अमृत संभवा मतलब अमृत, पाप हरणी सारे पाप को नष्ट करने वाली, मोक्षदायिनी मोक्ष देने वाली, तो ऐसे ही इसके अन्य नाम भी हैं। सहायक नदियां तो कान्ह नदी, इंदौर में है ये कान्ह नदी, जिसे खान नदी कहने लग गए हैं स्थानीय भाषा में। तो कान्ह नदी जो है वो शिप्रा की सहायक नदी ही है। मालवा की गंगा कहते हैं शिप्रा नदी को, है ना। मालवा की गंगा किसे कहते हैं, तो मालवा की गंगा कहते हैं शिप्रा नदी को। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की गंगा चंबल नदी को, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है। खैर इस बात से तो आप सब लोग वैसे भी वाकिफ होंगे, तो इस पे ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं माही नदी पर। तो माही नदी का उद्गम होता है मेहद झील धार से, ये इस जगह है धार, यहाँ पर होता है माही नदी का उद्गम। और माही नदी यहाँ से उद्गम होते होते राजस्थान में चली जाती है, ये राजस्थान, और ये यहाँ पर आ जाता है, ये गुजरात है ना, ये राजस्थान ये गुजरात, और राजस्थान से वापिस से गुजरात में आ जाती है, और गुजरात के बाद ये इधर अरब सागर में गिर जाती है। तो माही नदी का उद्गम धार से हुआ, फिर ये फ्लो होती हुई राजस्थान में गई, राजस्थान के बाद ये गुजरात में गई, और गुजरात के बाद ये अरब सागर में प्रवाहित हो गई, ठीक है, खंबात की खाड़ी में। यहाँ तो उद्गम मेहद झील धार से, समापन खंबात की खाड़ी में, और कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो पहले कर्क रेखा बनाओ, ठीक है। तो ये लगभग कर्क रेखा अपने इधर से इस तरह से ये लगभग कुछ इस तरह से कर्क रेखा गुजरती है ना। और ये है ये कर्क रेखा बना लो ये, और ये हो गई माही नदी, है ना, ये माही नदी। तो माही नदी ने देखो एक बार तो इसको क्रॉस किया कर्क रेखा को, फिर ऊपर चली गई, फिर वापस दूसरी बार कर्क रेखा को क्रॉस किया। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, वो है माही नदी। और अब आप लोगों को ये चीज देखना है कि मकर रेखा और विषुवत रेखा, इन दोनों को 2 बार कौन सी नदियां काटती है, ठीक है, बता देती हूँ। जो विषुवत रेखा है उसको कोंगो नदी 2 बार काटती है, और जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है अपनी माही नदी। माही नदी पर देखो 2 बांध हैं मुख्य रूप से, एक माही बजाज सागर जो कहाँ पर है, जो राजस्थान में है, माही बजाज सागर, और दूसरा है कडाणा बांध, नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा ये गुजरात में है। तो माही नदी पर 2 बांध, पहला माही बजाज सागर राजस्थान में, दूसरा कडाणा बांध गुजरात में। इसके बाद काली सिंध नदी, काली सिंध नदी का देखा था, ये चंबल की सहायक नदी है, उद्गम होता है इसका बागली गांव देवास से, है ना, कुछ इस जगह से बागली गांव देवास से इसका उद्गम होता है, और चंबल नदी में ये मिल जाती है। और कहाँ पर, कोटा में, मतलब कुछ इस तरह बहती होगी ये चंबल नदी, यहाँ कोटा, तो कोटा में जाकर ये मिल जाती है। फिर प्रवाह होता है इसका कहाँ पर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, मतलब इसको थोड़ा सही बना लेते हैं, ये यहाँ देवास, देवास से इसका उद्गम होता है, तो ये चंबल, आगरमालवा, शाजापुर, है ना, इधर, और ये यहाँ जाके मार्कर दूसरा लेते हैं, ये है ना, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, और फिर ये इधर कोटा में, ये यहाँ राजस्थान, राजस्थान के कोटा में ये मिल जाती है ना। बस इसके बारे में कुछ यही फैक्ट है, यही ध्यान रखने हैं। इसके बाद आती है सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम होता है सिरोंज विदिशा से, और समापन होता है इसका चंबल नदी में, और वो भी कहाँ पर, यूपी में, है ना, ये इस जगह है विदिशा, यहाँ से निकलती है सिंध नदी, और ये ऐसे बहती है, और यहाँ से लगभग कुछ इस जगह से ये मुड़ जाती है, और यहाँ से निकलती है चंबल नदी, चंबल नदी कुछ इस तरह से जाती है, और ये आती है यहाँ पर यमुना, पर ये यमुना में जाने से कुछ दूरी पहले ही ये चंबल में मिल जाती है। देखो समझ गए होंगे आप, थोड़ा इसको डार्क कर देती हूँ, जैसे कि ये चंबल नदी का ये ले लो, ये चंबल नदी है ना,
और ये हो गई यमुना नदी, और ये हो गई कौन सी, अपनी सिंध नदी। तो चंबल नदी ये बह रही है, ये यहाँ से सिंध नदी निकल गई, सिंध नदी फ्लो हो रही है, जा रही है जा रही है। लेकिन सिंध नदी का क्या होता, अगर ये थोड़ा सा और चंबल में नहीं मिलती ना, तो फिर ये भी यमुना में चली जाती। लेकिन क्या है कि यमुना से कुछ दूरी पहले ही ये कहाँ मिल जाती है, ये चंबल में मिल जाती है ना। तो समापन कहाँ होता है इसका, चंबल में, इसलिए इसको हम चंबल की सहायक नदी कहेंगे। इसके बाद इसका प्रवाह कहाँ होता है, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, है ना। तो ये यहाँ से देखो विदिशा, यहाँ आ जाता है गुना, अशोकनगर, और इस जगह शिवपुरी, और ये ग्वालियर वगैरह यहाँ से भिंड से होते हुए वो उधर चली जाती है। मतलब थोड़ा सा इसको और ऊपर ले सकते हैं हम, ये इस तरह से ऐसे, है ना। उसके बाद इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में पाहुज, कुंवारी और माहुर, है ना, ये सिंध की सहायक नदियां हैं। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान से यह नदी गुजरती है। जो अपना नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, वहां से सिंध नदी बहती है। इसके बाद देखेंगे जोहिला नदी। तो जोहिला हमने देखा था कि अमरकंटक से, ये अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, उसकी सहायक नदी है जोहिला, है ना। तो जोहिला का उद्गम भी अमरकंटक से होता है और ये सोन नदी की सहायक नदी है। बस इसके बारे में इतना ही हमको पढ़ना है। इसके बाद आते हैं पार्वती नदी पर। तो पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। ये कहाँ से उद्गम होता है इसका, आष्ठा सीहोर से, और समापन होता है इसका चंबल, राजस्थान में जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। और मेघदूतम किसकी रचना है, मेघदूतम प्रकांड संस्कृत पंडित कालिदास जी की, है ना। तो कालिदास जी की जो मेघदूतम रचना है उसमें पार्वती को निर्विघ्निया कहा गया है। किसको कहा गया है, पार्वती को निर्विघ्निया कहा गया है। अब आते हैं टोंस नदी पर। टोंस नदी का संबंध रामायण से काफ़ी अच्छी तरह से है, और नहीं पता है तो आप लोगों को जानना चाहिए। पौराणिक नदी है ये टोंस नदी। तो टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कैमूर पहाड़ी सतना से होता है, और ये गंगा में मिल जाती है। ये टोंस नदी, हाँ ठीक है, ये कैमूर पहाड़ी यहाँ से, इसका क्या है कि सतना की जगह कटनी भी मिलता है कहीं कहीं पर, है ना। पर दोनों ठीक है, सतना है तो सतना देख लीजिए, और ऐसा लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको। तो ये उद्गम होता है इसका, और ये ऊपर गंगा नदी में मिल जाती है ना। उसके बाद हम वेनगंगा नदी की बात करें तो वेनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पारसवाड़ा पठार सिवनी से। कुछ ये इस जगह आता है सिवनी छिंदवाड़ा, तो सिवनी से इसका उद्गम होता है, पारसवाड़ा पठार सिवनी से वर्धा नदी में ये मिल जाती है, महाराष्ट्र में जाकर, महाराष्ट्र की वर्धा नदी में मिल जाती है। और वर्धा और वेनगंगा के संगम को प्राणहिता कहते हैं। जैसे कि मान लो ये वर्धा नदी का उद्गम बैतूल से होता है, ये वर्धा नदी, और ये हो गई वेनगंगा नदी, और ये दोनों यहाँ मिल गए महाराष्ट्र में जाकर। तो ये जो संगम है इन दोनों का, ये कहलाता है प्राणहिता। और भीमगढ़ बांध है इस नदी पर। भीमगढ़ बांध कहाँ पर है, वेनगंगा नदी पर ही स्थित है, और ये मिट्टी से निर्मित एशिया का सबसे बड़ा बांध है ना। भीमगढ़ बांध मिट्टी से निर्मित एशिया का सबसे बड़ा बांध। इसके बाद आते हैं केन नदी पर। तो केन नदी का उद्गम होता है कटनी से। हाँ, मुझे ये क्लियर हो गया, ये जो है अपना टोंस नदी का उद्गम सतना से ही है ना, करेक्ट है। उसके बाद आती है केन नदी। केन नदी का उद्गम होता है कटनी से, और समापन हो जाता है इसका यमुना यूपी में। लगभग ये जबलपुर, ये यहाँ कटनी है ना, ये केन नदी का उद्गम होता है, और ये इसका ऊपर यमुना नदी में समापन हो जाता है। और इस पर कुछ जलप्रपात है, जैसे कि रनेह जलप्रपात कहाँ पर आता है, रनेह जलप्रपात छतरपुर में, और गाथा जलप्रपात ये है पन्ना में। तो रनेह जलप्रपात और गाथा जलप्रपात ये दोनों केन नदी पे बनते हैं। और कहाँ बनते हैं, रनेह बनता है छतरपुर में, और गाथा जलप्रपात बनता है पन्ना नदी पर, पन्ना जिले में। उसके बाद अन्य नाम है इसके सुक्तिमती और कर्णमती। सुक्तिमती और कर्णवती किसके नाम है, केन नदी के नाम है। और ये देख लीजिए, ये एमपीपीएससी मेंस का बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, और पूरा मेंस इसमें बहुत अच्छे से करवाया गया है। तो अगर आपको मेंस को लेकर कोई भी थोड़ी सी भी शंका हो तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। खैर, इसके डेमो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप देख सकते हैं। अब ये कुछ छोटी छोटी नदियां हैं
जिनके बारे में हमको, जिनका सिर्फ उद्गम और समापन पता होना चाहिए, तो उसकी मैंने एक लिस्ट बना ली है। इस लिस्ट में हम देख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कितनी नदियाँ और बाकी है, तो क्योंकि हमने पढ़ा है ना शुरू में कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, तो अब इतनी नदियाँ तो पढ़नी ही पड़ेगी इसमें, है ना। अब ये छोटी छोटी सी है, बस इसका उद्गम और समापन देख लेते हैं। तो कुंवारी नदी यह कहाँ से निकलती है? शिवपुरी के बठार से इसका उद्गम होता है और ये सिंध नदी में मिल जाती है। फिर शिवना नदी, ये राजस्थान से इसका उद्गम होता है और ये चंबल नदी में मिल जाती है। और एक मुख्य फैक्ट, जो मंदसौर, पशुपतिनाथ पढ़े होंगे ना, पशुपतिनाथ कहाँ पर है? मंदसौर में, है ना। तो ये कौन सी नदी के किनारे है? ये शिवना नदी के किनारे ही स्थित है ना। बीहड़ नदी, बीहड़ नदी का उद्गम सतना में होता है और ये टोंस नदी में मिल जाती है। और बीहड़ नदी पर ही चचाई जलप्रपात स्थित है ना। खैर पहले एमपी का सबसे बड़ा जलप्रपात हुआ करता था ये चचाई जलप्रपात, अभी बहुटी जलप्रपात है। तो ये चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पर है? बीहड़ नदी पर। फिर आती है धसान नदी। तो धसान नदी का उद्गम कहाँ से होता है? धसान नदी का उद्गम होता है रायसेन में और ये बेतवा में मिल जाती है। फिर जामनी नदी, इसका उद्गम सागर में होता है और ये बेतवा में मिल जाती है। और जामनी नदी की खास बात ये है कि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा बनाती है ना। उसके बाद कान्ह नदी, ये इंदौर में बहती है और शिप्रा में मिल जाती है। पेंच नदी, ये छिंदवाड़ा में बहती है और वैनगंगा नदी में मिल जाती है। फिर शक्कर नदी, ये भी छिंदवाड़ा से उद्गम इसका होता है और नरसिंहपुर नर्मदा में मिल जाती है। और नरसिंहपुर में जहाँ ये नर्मदा से मिलती है शक्कर नदी, है ना, तो नर्मदा और शक्कर का जहाँ संगम होता है वहाँ पर एक मंदिर है संघनेश्वर महादेव, है ना। तो नर्मदा और शक्कर नदी के संगम पर कौन सा मंदिर है? संघनेश्वर मंदिर है। फिर मान नदी, है ना, मान नदी कहाँ पर बहती है? धार में बहती है और ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। यानी कि मान नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है और सीतारेवा नदी, इसका उद्गम छिंदवाड़ा में होता है और नरसिंहपुर में ये जो है इसका समापन हो जाता है। ठीक है, तो ये नदियाँ कंप्लीट हुई हमारी। और ये देख लीजिए एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस दोनों का भी कोर्स है और इसमें मेंस वीडियो लेक्चर, प्रीलिम्स के वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है मात्र 7000 रुपीज़ में। तो देखिए अगर आपको ज़रूरत है तो। थैंक यू।